अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नाज़रीन। मैं हूं असद नवीद और यह है कैपिटल स्पेशल। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन में आया है और दहशतगर्दी की लपेट में तो हम काफ़ी अरसे दराज से चलते आ रहे हैं। मेगा ऑपरेशंस भी किए गए, सारा कुछ किया गया, ज़रब अज़ब जैसे ऑपरेशन कामयाब हुए, रद्दुल फ़साद की बात की जाए, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, लेकिन आज भी जब बात की जाती है पाकिस्तान के मंजरनामे में तो टेररिज्म का यहाँ पर अभी भी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। सेंट्रल हब बन के रह गया है। अफगानिस्तान हमारे साथ नेबरिंग बॉर्डर है, ईरान हमारे साथ नेबरिंग बॉर्डर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रही होती हैं और जो सेंट्रल पॉइंट दहशतगर्दी का बना हुआ है और काफ़ी अरसे से बना हुआ है, जो कि काफ़ी निगलेक्टेड भी है, वो बलूचिस्तान का इलाका है, KPK का इलाका है। वो ज़िलाई इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस जाना पसंद नहीं करते। दो बड़े अजीबो गरीब वाक़यात, एक दफ़ा फिर दहशत की एक लहर चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर और ये हमेशा होता है जब इलेक्शन साथ की जाए, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा होता है, इकॉनमी बेहतर हो रही होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश कर रही होती है, तो जो बैरूनी कुव्वतें हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग जिसको आप कहते हैं, सर फहरिस्त दाइश है, फिर TTP टर्म्स है, TTA भी है यहाँ के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं चाहती। इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को, पाकिस्तान के सेंट्रल स्ट्रक्चर को बिगाड़ना चाहती हैं। इलेक्शंस भी करीब हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आज के जो वाक़या बहुत ज़्यादा एक मैसिव वाक़या है। 50 के करीब जाने तकरीबन गई हैं एक KPK के अंदर, और अगर आप मस्तंग की बात की जाए तो वहाँ पे एक DSP भी शहीद हो गए हैं। इस तरह के वाक़यात से होता क्या, और पाकिस्तान जब से ये चीज़ें फेस करता आ रहा है, पाकिस्तान ने इस चीज़ को बेहतर करने के लिए तो बहुत कुछ किया है। मैंने अगेन मेंशन कर देता हूँ रद्दुल फ़साद की और ज़रब अज़ब की। हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया, लेकिन आज भी हम इस जंग के अंदर मुलव्वस हैं, आज भी हम इस जंग से लड़ रहे हैं, आज भी हमारे जवान अपनी जानों को खो रहे हैं। कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकते हैं, और फिर जो वो बैरूनी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आए, वो इस तरह की कुव्वतों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर क्वाइट एक्टिव। तो इस पर बात की जाएगी, कौन लोग इनके पीछे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने एक डोसियर पेश किया था इंडिया के खिलाफ और 5th जनरेशन वॉरफेयर भी चल रही है। पाकिस्तान ने रॉ का एक डोसियर पूरी दुनिया के आगे रखा। अभी कनाडा के अंदर हरदीप सिंह नजर की बात की जाए, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड इकॉनमी है, कनाडा का एक नाम है, G6 की बात की जाए, G7 की बात की जाए, G20 की बात की जाए, कनाडा एक अथॉरिटी होल्ड करता है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। पाकिस्तान एक माड़ी इकॉनमी है, तो बात पाकिस्तान एट टाइम्स डोसियर शेयर कर भी दे तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन इस तरह की दहशतगर्दी के जो हमले हैं इनको रोकना चाहिए और जो लोग इनके पीछे मुलव्वस हैं उनको एक्सपोज भी करना चाहिए। पाकिस्तान की एजेंसी का भी काम है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का भी काम है, जो बॉर्डर्स के अंदर तो अपने आप को, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होकर चलनी चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीद साबिक DG IB मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मामलात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में सितार खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, इनसे इनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। नवीद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, आप साबिक DG IB रह चुके हैं, आपको पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल मामलात का तो बेहतर अंदाज में ही पता होगा, और पाकिस्तान हैज़ बीन गोइंग लॉन्ग थ्रू द प्रोसेस। टेररिज्म कोई आज की चीज़ नहीं है, हमने मेगा ऑपरेशंस भी किए हैं, कामयाब भी हुए हैं, लेकिन आज भी एज ऑफ नाउ हम अभी भी उसी की लपेट में हैं। कैसे इस चीज़ से निकला जा सकता है और कौन लोग इनके पीछे मुलव्वस हैं? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपने बड़ा से इस पर तबसरा कर दिया है, तमाम पहलुओं पे आपने चीज़ें बयान कर दी हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बातें तो ये आपने ठीक की हैं। अभी जो वाक़या हुआ है हंगू में और मस्तूंग में, जो वाक़या हुए हैं, दो वाक़यात हुए हैं। मस्तूंग में 55 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं और ख़ुदकश हमले में, और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। और आप देखें कि दोनों हमले जो हैं मसाजिद पे किए गए हैं। अगरचे आप यहाँ पे अगर देखें मस्तूंग में, ये एरिया अगर आप देखें काफ़ी अरसे से इसकी लपेट में है, और ये दोनों एरियाज़, मैं दोनों को बात करूँगा, मस्तूंग और हंगू की ओवरऑल पिक्चर के अलावा, कि ये दोनों एरियाज़ जो हैं अफ़गानिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं नंगरहार और खोस्त, उसके करीब हैं। और बड़ी देर से यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब से 2021 से अफगान तालिबान गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे, तो वहाँ से जो पेनिट्रेशन है TTP की वो बहुत ज़्यादा हो गई, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि उन्होंने आते ही जो लोग पकड़े हुए थे TTP के अफ़गानिस्तान में, और उनकी जेलों के दरवाजे खोल दिए, जिससे दाइश और TTP के लोग छुट गए और उन्हें अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अब ये जो मस्तूंग में है, अगरचे वो कोई पश्तून एरिया नहीं है, लेकिन बज़ाहिर यहाँ लगता है ऐसे है कि जैसे दाइश की ये कार्रवाई है
क्योंकि यहाँ पे पहले भी दाइश काफ़ी अरसे से कार्रवाई कर रही है, और अभी पिछले ही हफ्ते मेरा ख्याल है 12 या 13 सितंबर को यहाँ पे इनका एक मेन कमांडर सीटीडी ने मारा, गुलाम शावानी उर्फ शुएब। वो दाइश का या आईएसकेपी जिसको कहते हैं, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस, उसका यहाँ पे एक मेन कमांडर को मारा। उससे पहले भी ये जो कमांडर था ये टीटीपी से ट्रेनिंग ले चुका था नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो इनके आपस में लिंकेजेस भी देखिए, जो लिंकेजेस अब कहे जाते हैं कि टीटीपी के बीएलएफ और बीएलए से भी इकट्ठी ट्रेनिंग भी होती रही अफगानिस्तान में इनकी, और इस तरह ही टीटीपी के भी। आपको मालूम होगा कि पहला जो चीफ था इसका दाइश का अफगानिस्तान में, उसका नाम भी हाफिज सईद था, जो कि पाकिस्तान टीटीपी से ही मुंसलिक था। बाद में वो ड्रोन में हलाक हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि मस्तूंग में ही हमला हुआ, जो JUIF के लीडर हैं और वजीर भी रहे हाफिज हमदुल्ला, उसमें ज़ख्मी हुए, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए। ये भी 13 सितंबर को हुआ, और उससे पहले भी मस्तूंग में अगस्त में, और उसके बाद वाक़यात हुए हैं, टारगेटेड किलिंग हुई हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे दाइश की प्रेजेंस मौजूद है और उनको वहाँ से पेनिट्रेट करने में आसानी होती है अफगानिस्तान से। हम जो फॉरेन हैंड तो देखिए मौजूद है, फॉरेन हैंड तो कनाडा को नहीं बख्श रहा। आपके यहाँ पे तो बड़ी देर से आप जैसे कह रहे हैं कि डोजियर पेश कर रहे हैं, डोजियर भी आपके बस ऐसे होते हैं, लेकिन अगर ठोस डोजियर हो तो उसको ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पहली बात यह है कि वी शुड सेट अवर हाउस इन ऑर्डर। यह बात की अलग चीज है कि बाहर से कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने अर्ज किया, कार्रवाई तो वो कनाडा जैसे मुल्क में कर दी रॉ ने। तो आपकी अगर डिफेंस ठीक हो, जैसे उन्होंने फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया, और उन्होंने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, सिग्नल इंटेलिजेंस थी, कम्युनिकेशन उन्होंने काबू की इंडियन एजेंट्स की विद द सेलेंट्स किलर्स, और उसकी बेसिस पे ही उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेल किया वहाँ पे जो रॉ का अंडर कवर ऑफिसर था, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी चैलेंज किया। और आप स्टेट बिल्कुल सही बात करें। और अगर हम वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके बड़ा क्लियर होते हैं। अब आईएसएस के खोरिस्तान चैप्टर की बात की जाए, टीटीपी की बात की जाए, इन्होंने अपना अगर सेंट्रल हब वापस री एस्टेब्लिश कर लिया पाकिस्तान के अंदर, या रीएक्टिव हो गए हैं, तो पहले तो ये प्रायरली तो ये यूएस के एग्जिट के बाद ही मामला शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, जिस तरह से उन्होंने ओपन डोर पॉलिसीज़ उनके लिए की, तो आपको लगता है कि हमारी पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें अपनी पॉलिसीज़ रिविजिट करने की ज़रूरत है? जी जी, देखिए पॉलिसीज का मुझे नहीं मालूम कि पॉलिसी क्या पॉलिसी है यहाँ पे। जहाँ पे मसला ये देखिए, आप अगर आप ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज की बात करें, कोई पॉलिसी ऐसी है जो इम्प्लीमेंट हो या आज आपको मालूम हो कि इम्प्लीमेंट हो रही है? आपने यहाँ पे 2014 टू 2018 बनाई एक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, कभी ना इम्प्लीमेंट हुई, कभी ना आपने सुना होगा उसका। उसके बाद बड़े फैनफेयर से बनाई गई एक 2018 टू ऑनवर्ड नेशनल एक्शन प्लान, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फिर 2022 में, अच्छा वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई 2018 में। तो हमारे यहाँ पे तो ये है कि जो गवर्नमेंट आती है पिछली पॉलिसीज को स्क्रैप करती है, अपनी सो कॉल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी चाहती है, और वो भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। 2022 में इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो उसको कह रहे थे जी फर्स्ट एवर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, आज उसका कोई नामो निशान नहीं पता कहाँ पे है। आपने बनाया था जो प्लान बनाया था, नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाया था जो 2014 में, उसका कोई पता नहीं है। कोई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमारे इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सिविल इदारे हैं उनके इल्म में भी नहीं है कि कोई ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मौजूद है। तो पॉलिसी को तो आप देख लें आपका क्या हाल है, तो आपके सामने ही है। कंसिस्टेंसी पॉलिसी आप लोकल लेवल पे उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है,
सितार खान साहब को गुफ्तगू में ऐड करते हैं। सितार खान साहब, ये जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं ज़्यादातर मस्जिद में हो रहे हैं, ज़्यादातर हम पुलिस स्टेशन में और हमारी आर्म फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो इम्पैक्ट बनता है एक दहशत की, एक इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, वेव बड़ी इसकी गहरी होती है। फिर हमारी जो जितने भी इन्वेस्टमेंट वाला सिलसिला है, जो हमारी इकॉनमी क्रिपल ऑलरेडी कर रही है, बाहर बैठा बैरूनी बंदा इसको देखता है वो भी घबरा जाता है। तो पाकिस्तान के मामला जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो तो बड़े वेल एस्टेब्लिश और बड़े एक प्लान के तरीके से चल रहे हैं कि हमने इनको इस तरह से क्रिपल करना है। हम क्या कर रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए? नवीद इलाही साहब ने बताया कि हमने पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाई लेकिन किसी एक पॉलिसी पे भी अमल नहीं किया गया, क्या वजह है? ये टेररिज्म की जद में सबसे ज्यादा पाकिस्तान आया। टेररिज्म की जद में सबसे ज्यादा कौन आया? पाकिस्तानी लोग आए। टेररिज्म की जद में सबसे ज्यादा कौन आया? पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग आए। और पाकिस्तान ही कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ मजबूरियां। ये हमारी खामियां, कमजोरियां, मजबूरियां, इन्हीं की वजह से टेररिज्म यहां तक हमारे गले में पड़ गई। अगर हमारी अपनी कमियां, खामियां, कमजोरियां, मजबूरियां ना होती तो टेररिज्म यहां तक ना आ सकती। अगर हम ये मुंह उठा के कह दें और हमेशा ये कहते रहे कि बाहर के लोग बैठे हुए, तो बाहर के लोग हैं, आपका अपना घर है। अगर आपका घर अपने वालों से महफूज नहीं है और आपके अपने से महफूज नहीं है, खुद आपके मुहाफिज नहीं बन सके, तो बाहर से आने वाला तो बड़े आराम से आएगा, चहलकदमी करता आ जाएगा। हमें अपनी जरूरत है, हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जो कमियां थी, खामियां थी, हमारी कमजोरियां थी, हमारी मजबूरियां थी, ये सारा सबसे ज्यादा कीमत हमने ही अदा कर दी। अब हम मुंह उठा के कहते हैं कि जी फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। उससे पहले हमें अपनी खामियों को देखना पड़ेगा। अगर हम अपनी खामियों को देखना की तरफ गवाह नहीं करते, हम उसका जिक्र ही नहीं करते और हम मुंह उठा के आए थे, ये जी बाहर से ये हो गया, ये जी वो फलाने लोग थे, ये जी वो फलाने लोग थे। भाई आपका सारे का सारा पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की स्ट्रेटजी निकाल के दिखा दो जिसमें उन्होंने ये कहा होगा जी बाहर वाले हैं, बाहर वाले हैं। एक वाहिद हम रह जाते हैं पाकिस्तान के लोग, या पाकिस्तान की हुकूमत रह जाती है, वो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग। भाई हमारी कमियों से, हमारी खामियों से फायदा उठाया जाता है, बड़े आराम से उठाया जा सकता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब इस फलानी चीज से, इस चीज से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। कल को अमेरिका की हमारी जरूरत पड़ती है, हम अमेरिका के फ्रंट मैन, एक होता है करप्शन में फ्रंट मैन रखना, एक होता है तबाही में फ्रंट मैन रखना। उसमें फ्रंट लाइन पे आके हम खड़े हो जाते हैं। लड़ाई किसी की बुनियादी तौर पे, बड़ी बुनियादी तौर पे लड़ाई किसी की है, लड़ हम रहे होते हैं। उसके बाद किसी और को हमारी जरूरत पड़ती है, हम फिर फ्रंट लाइन में आ जाते हैं। अच्छा चलो फ्रंट लाइन पे आ गए हम लोग। कहने का मतलब है कि क्या हमने वो कीमत ली अपने फ्रंट लाइन पे आने की? नहीं ली। वो भाई दुनिया में कई मिसालें पड़ी हैं। अगर कोई मुल्क किसी के लिए फ्रंट लाइन बना है तो उसने कीमत वसूल की है कि जनाब हमारी इकोनॉमी है, हमारी फलानी चीज है, इसको ठीक कर दो। हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई चीज आज तक हुई नहीं। अफगानिस्तान को देख लो कि अफगानिस्तान में जब अमरीकी आए, जब इत्तेहादी फौजें आई, जब अमेरिका की बुनियाद पर, अमेरिका की पुष्ट बनाई पे वहां पे हुकूमतें बनी, तो एक पैसे आना शुरू हुए, फंडिंग होना शुरू होगी। लोन नहीं था, एक बात ज़हन में रखना, लोन नहीं था। सिगार की रिपोर्टें पढ़ने जाके, सिगार की रिपोर्ट पढ़ने जो हर साल अमेरिकी कांग्रेस में पेश होती थी कि हमने कितने कितने पैसे दिए, किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तबाहली को खत्म करने के लिए हमने कितने पैसे दिए। अगर वो काउंट करें आप पैसे, जितने अरबों डॉलर काउंट हुए एट द एंड ऑफ द डे, हर एक चीज का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये ऐसी बात नहीं आप सुन के नहीं आए, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जितने पैसे अफगानिस्तान में दिए गए, और उसके बाद 2021 में जब हुकूमत खत्म होती है, फौजें निकलती हैं, तो घंटे लगे थे, दिन लगे थे, तालिबान ने दोबारा कब्जा कर लिया। अब वो जो पैसे दिए गए थे, जो सिगार्स की रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2002 से लेकर जब तक अमेरिका वहां पे रहा, जब तक इत्तेहादी फौजें वहां पे रही, अब वो अगर पैसे अगर पाकिस्तान को मिल जाते तो पाकिस्तान की तो काया पलट सकती थी। क्योंकि वो कोई लोन नहीं था कि हमने वापस करना है, कि बैरूनी कर्जा जात है, इसकी हमने वापसी करनी है, हम एक बहुत मुश्किल में पेश आ जाएंगे,
कि पैसे तो हमने ले लिए, खर्च भी कर लिया, वापस कैसे करें। वो तो फंडिंग थी, अगर वो फंडिंग हमें हो जाती तो पाकिस्तान की बात कहीं से कहीं निकल जाती। लेकिन हमारे में इतना दमखम ही नहीं है, कि हमारे बंदों में इतना दमखम नहीं है कि किसी से बात कर सके कि ठीक है भाई हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं लेकिन हमारी कोई कीमत होगी। सर हमने फ़ायदा तो उठाया लेकिन बहुत कम फ़ायदा उठाया। डिबेट को आगे लेके चलते हैं। नवीद इलाही साहब, आई थिंक पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है, जहाँ पे गुरिल्ला वॉर्स भी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी चल रही है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी हैं, नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ पे एक्टिव हैं, और अनकरीब अल्लाह खैर करे सिविल वॉर भी यहाँ पे आने लगी है मेरा ख्याल है। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ अपनी सही सिमत में जा क्यों नहीं रही? आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे हैं, आपका तो काम यही था कि आपने एनालिसिस करने हैं, आपने वो लूप होल्स ढूंढने हैं जहाँ पे पाकिस्तान चीज़ें मिस कर रहा है और फिर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लानी थी। हम ओवर 75-76 ईयर्स चीज़ों को बेहतर कर क्यों नहीं सके? आए दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये मैंने पहले जो अर्ज़ किया, जैसे सत्तार खान साहब ने भी कहा कि एक तो है कि वी सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। मैंने बात की पॉलिसीज़ की और स्ट्रेटजीज़ की, उसकी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, सस्टेन्ड एफर्ट का पता नहीं चलता। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूके की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है वो एक पब्लिश्ड बुक है जिसको कॉन्टेस्ट कहते हैं, एब्रीवेशन है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का, जो 2 साल के लिए है और छोटी सी किताब है जिसमें वो ऑब्जेक्टिव और गोल बताए हैं और जिम्मे लगा दिए हैं तमाम इदारों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको साल 2 साल बाद रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास एक तो वो फुकदान है। दूसरा, हमारा इस वक्त एक बड़ा इशू ये है कि अफ़गानिस्तान जो कि हमारे से टैकल नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान जो है जिसको हम फार्मूला, हमारा हमसाया मुस्लिम बरादर वाला फार्मूला, इट हैज़ नॉट वर्क, रादर इट हैज़ फेल्ड। और वो तो खैर शुरू से ही यहाँ पे हॉस्टिलिटी रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से, सिवाय इसके कि जो 96 से 2001 तक एक दौर था तालिबान का, लेकिन अब तो तालिबान भी दे आर हॉस्टाइल। उसकी वजह क्या है कि आपने जब ये मुशर्रफ साहब ने जंग शुरू की थी अमेरिका के बेहस्त पे, तो आप दोनों तरफ चले। अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना करता उस वक्त ये अफगान तालिबान को, तो ये 1 साल भी सस्टेन ना कर सकते। अब वो ना वो खुश है, ना अमेरिका खुश है, ना तालिबान खुश है। वो कहते हैं आपने हमें मरवाया है, वो कहते हैं आपने इनको बचाया है, तो ये वॉर जो है प्रलॉन्ग हो गई है। तो एक अफगानिस्तान जो है उसको टैकल करना पड़ेगा, जैसे भी थ्रू 3-4 मीन्स हैं, डिप्लोमेटिक मीन्स हैं, आपने फेंस लगाई है, आपने ट्रेड कर रहे हैं, साथ आपने जब आप पे हमला होगा तो आपने किनेटिक फोर्स यूज़ करनी है इमीडिएटली। दूसरी बात ये इंटरनली हमें देखना चाहिए कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ एसिमेट्रिकल वॉर बड़ी इस एरिया में बड़ी देर से चल रही है। तो हमें वो काम करना पड़ेगा वॉर फुटिंग पे, और मेन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा, अगेंस्ट टेररिज्म, दैट इज इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस कई काम कर रही है, पॉलिटिक्स से लेके और बाकी काम, और उसमें उनकी रिकग्निशन हो जाती है, ठापी मिल जाती है, शाबाश मिल जाती है, तो वो इस मुश्किल काम में नहीं पड़ेंगे। तो पहली ज़रूरत ये है कि इस पे फोकस किया जाए, 80% फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से लिंक्ड है आपकी मईशत भी। और आप ये देखिए, दूसरी बात, इनकी जो कनेक्टिविटी है विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो बेहतर होनी चाहिए। उसके बगैर ये काम काबू आ नहीं सकता। दुनिया में मॉडल मौजूद हैं, IRA से लेके तो रेड ब्रिगेड एंड ऑल दिस, और हमारे एरियाज में LTTE, और इवन जो इंडिया में भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो जारी है कई जगह पे इंसर्जेंसी। तो मेरे ख्याल ये टाइम लगता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक स्पाइक है, और स्पाइक को अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक सस्टेन्ड एफर्ट हो और सिस्टमेटिक हो, थ्रू स्ट्रेटजी हो, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सितार खान साहब, जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के थ्रू एक गेटवे मिला हुआ है दहशत गर्दों को, वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्वाइट स्मूथली चीज़ों को चला रहे हैं। पाकिस्तान क्या इन मामलात में कर सकते हैं? नवीद इलाही साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, बट लेकिन एक पॉइंट अगर मैं भी इधर ऐड कर दूं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस जब तक इस खिते में रहा है, पाकिस्तान के ओवरऑल मामला तो वैसे ख़राब गए हैं इकॉनमी को लेके, लेकिन दहशतगर्दी की चीज़ें हों, जहाँ अपनी चीज़ें मनवाने की बात आती है, थोड़ी बहुत आर्म ट्विस्टिंग की बात करती है, पाकिस्तान को लीवरेज रहा है। अब वो इस रीजन में है नहीं। पाकिस्तान के जो भी मामला हैं पाकिस्तान ने खुद संभालने, हाउस एंड ऑर्डर है नहीं जैसे आप लोगों का कहना है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बगैर आपको लगता है कि हम लॉन्ग टर्म इस टेररिज्म की वेव को अवॉइड कर सकते हैं? यार एक तो होता है कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, मतलब कोई फ़र्क तो नहीं है इंडिया के आज़ाद होने में और हमारे आज़ाद होने में। हम दोनों का एक ही दिन में आज़ाद हुआ था। वो अलग बात है, हम 14 अगस्त को मनाते हैं और 15 अगस्त को मनाते हैं।
अब इंडिया कहाँ कहाँ चला गया, हम क्यों नहीं जा सके? बड़ा कॉमन सा सवाल है जो दोनों मुल्कों के, खासतौर पर पाकिस्तान मुल्क में रहते हुए कई लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि यार वो अगर आगे जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सके? हमारा एक ही होता है, ये साजिश हुई है, ये आप गद्दार हैं, मेरा किसी से इख्तलाफ हो जाता है। अब इख्तलाफ होना एक और चीज़ है, मैं उसको एजेंट बना देता हूँ कि आप गद्दार हैं, आप साजिशी। वो कहेंगे सत्तार खान साहब आपका मेरा इख्तलाफ हुआ है, इख्तलाफ की रिजल्ट ये है कि आपने मुझे गद्दार कह दिया। हम इस तरह लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। कोई गद्दार बाहर से नहीं आएगा, कोई साजिशी बाहर से नहीं आएगा, हमने एक दूसरे को बना दिया हुआ है। हमारी बातों से यही लगता है कि हम जब आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे को गद्दार कह के डिक्लेयर करते हैं, ओहो आप तो एजेंट हैं, ओहो आप गद्दार हैं, आप साजिशी हैं। अब कहने का मतलब है कि बाकी दुनिया के ममालिक भी हैं कि नहीं है? हम तो ऐसे समझते हैं कि शायद सारी दुनिया ही ऐसी है जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक इंतहाई मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है जहाँ पे खुद हमने दुनिया बसाई होती है, एक तसव्वुराती दुनिया बसाई होती है। उस तसव्वुराती दुनिया में हम रहने के आदी हो गए। बाहर की दुनिया ग्राउंड रियलिटी के साथ चलती है, ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ चलती है। इंडिया ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ चला और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान ज़मीनी हक़ाइक़ में नहीं चलता, पाकिस्तान तसव्वुराती दुनिया में चलता है। हम पता नहीं क्या चीज़ है, हम पता नहीं क्या कर देंगे, फलाना हमसे डरता है, फलाना हमसे डरता है, हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है। हम जब दाएं बाएं देखते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता। फिर हम दूसरे की तरफ देखते हैं, जनाब कुछ मिल सकता है। कभी हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी हम मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ देखते हैं, कभी किसी और मुल्क की तरफ देखते हैं, कभी चीन की तरफ देखते हैं। क्या हमारे पास ऐसी चीज़ कोई नहीं है कि चलो अगर नहीं है हमने मांगना नहीं है? क्योंकि मांगने के बाद हम फंस जाते हैं। साल से ये हुआ कि हम मांगते रहे और फंसते रहे, मांगते रहे और फंसते रहे। या तो मांग के हम निकल जाते हैं ना, फिर तो बात समझ में आती है। मांगते रहे और फंसते रहे, मजीद फंसते रहे। तो एक दिन फैसला करना पड़ेगा कि दो जो दाल रोटी है, अगर एक भी रोटी है, किसी तरीके से हमने इस पर गुजारा करना है। अपने आप को आदी करना है कि अब हमने किसी की तरफ उस तरह से नहीं देखना। वही वजह हुई कि जिसका दिल किया उन्हें कहा फ्रंट लाइन स्टेट बनने के लिए तो पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है। खुद तो उन्होंने कुछ करना नहीं है, ये हम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अंदर पाकिस्तान के अंदर रह के हम भड़के मार रहे होते हैं, ओ जनाब फलाना डर गया तो फलाना छुप गया तो फलाना भाग गया। अजीबोगरीब है, कौन डरा, कौन छुपा, कौन भाग गया, ये समझ नहीं आई हमें आज तक। हम अब आपस में लगे होते हैं। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि हम जैसे भी हैं, हमने देखना है कि हम कैसे डील कर सकते हैं। 2 4 5 6 7 सर जुड़े, गौर करेंगे किस चीज को हमने कैसे निपटाना है। ये तो सलाहियत हम में है ही नहीं मेरे ख्याल में। मासवा जो बड़के मारने की कौम को आदत पड़ जाए वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये नवीद अलाई साहब से यही बात पूछते हैं। सर हमें बताइएगा, अब कनाडा के अंदर कत्ल केस चल रहा है नजर का, जो हरदीप सिंह नजर हैं, और कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स को भी यूज़ किया, अगेन अपने जो इतनी भी फॉर्म्स थे वहाँ पे इस चीज़ को लेके भी गए, और फिर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके इंडिया को इस चीज़ पे कायल किया कि वो उनके साथ ताउन करें और इन्वेस्टिगेट करें, एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तो डोजियर्स दे दे के थक गया है, दुनिया को बता बता के थक गया, अपना नैरेटिव बेच बेच के थक गया, लेकिन पाकिस्तान आज तक इंडिया को कायल नहीं कर सका कि आए हमारे साथ बैठें और चीज़ों को दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। तो पाकिस्तान इन मामलों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज रॉ का ट्विटर पैनल एक बड़ा एक्टिव है और वहाँ से इस चीज़ को शाया की जा रहा है कि जो रॉ ओरिएंटेड ऑपरेटेड ट्विटर पैनल्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो मसलन के अंदर दहशतगर्दाना हमला हुआ है वो उन्हीं के तय करदा चीज़ों के की तरफ से हुआ है। हाउ डू यू सी इट सर? जी, बस पे थोड़ा सा फ़र्क ये है, देखिए आप बात कनाडा की कर रहे हैं जिसके साथ सारी दुनिया खड़ी है। आपको मालूम है कि जो उन्होंने दी है, एविडेंस दी है उनको, उसमें 5 आईज ने भी उसको सपोर्ट किया है, जिसमें 5 से ज़्यादा मुल्क सब शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने भी उसको देख के कहा कि आप, इंडिया को कहा कि नहीं आप अपना इन्वेस्टिगेशन करें, हमें इन पे तसल्ली हो गई है कि ये वाकई ये काम आपके एजेंट्स का है, तो पीछे फुल सपोर्ट है। एक तो पहला मामला जो है वो देखना चाहिए कि एविडेंस कितनी क्रेडिबल है। आप डोजियर क्या दे रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि डोजियर में क्या दे रहे हैं। डोजियर भी कोई क्रेडिबल होना चाहिए ना, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से कोई सबूत हैं आपके पास? सिर्फ कुलभूषण यादव एक जो है वो काबू आया था, बाकी आपके पास टू सी इंडियन हैंड इन इट, उसके लिए वो ज़्यादा उस पर एफर्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अब तक 5 लोग मार चुके हैं,
एक सिख को मारा यहाँ पे उन्होंने इस साल, 4 फॉर्मर जो है जिहादी वो यहाँ मार चुके हैं। इसका मतलब ये रॉ का एक्टिविटी थी। क्या आपने किया इसके ऊपर? अच्छा, ये ठीक है, ये बातें हैं, ये चलता रहता है ये काम। मेरे ख्याल में 3-4 चीज़ें पाकिस्तान को, इन एडिशन टू व्हाट आई सेड, मैं ये कहूँगा। एक तो देखिए, दोहा एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान में, जिसमें कहा था कि उनकी सॉयल किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसको इसमें यूज़ करना चाहिए। साथ साथ ईरान और चाइना चूँकि वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी उनके मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के, उनके थ्रू भी प्रेशर डालना ज़रूरी है और वो कामयाब रहेगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी इंसर्जेंट्स होते हैं वो अपने एरिया में, दे स्विम इन देयर पीपल। आप जो लोग हैं वहाँ के, उनको जैसे फाटा में है या बलूचिस्तान में है, उनके जो है ना हार्ट्स एंड माइंड्स पॉलिसी साथ इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो इतने उनको तसल्ली हो और रियासत से कि वो इनको खुद ही आइडेंटिफाई करके कहें ये है और उनको यहाँ पे ऑपरेट ना होने दें। तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। और थर्डली, प्रॉक्सीज बनाना बंद कर दें। ये प्रॉक्सीज जो बनाते हैं ये हमेशा दे रिएक्ट और आपके लिए बॉमेरैंग आपको नुकसान का बायस बनती हैं। और चौथी बात मैंने जैसे अर्ज़ की पहले ही कि वो जो आपकी पॉलिसीज़ हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करें, स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एग्री करके, और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराएं और ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चले कि क्या उस पर हो रहा है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम इसको काबू पा लेंगे। अच्छा नवीद इलाही साहब, मुझे बताइएगा कि, और मुझे बड़ा एक मुश्किल सवाल है मेरे लिए ये मानना कि पाकिस्तान की जो आर्मी है टॉप आर्मीज़ में मानी जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात की जाए, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करता है इस मामले में, लेकिन आज का वाक़या या इस तरह के वाक़या जब पेश आते हैं दहशतगर्दी के, तो आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर नज़र आ रहा होता है इस मामले में? सिंस यू वर पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ अ मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर एंड इससे ज़्यादा ये है, दिस इज़ अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कनेक्टिविटी। ओके, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि ये कनेक्टिविटी का तो इशू इसको भी क्या होता क्या है। लूप होल्स क्या है इसके अंदर, क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें, कई कई वजूहत होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अगर लाहौर में एक दफ़ा एक वाक़या हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो पुलिस के चीफ थे उनसे पूछा कि जब आपको इतला मिल गई थी कि थ्रेट है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी इन्हेंस क्यों नहीं की? तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरे पास तो इस महीने में 60 थ्रेट अलर्ट आए थे, मैं किस किस पे लगाता। अब उनको पता ही नहीं है कि इसको आपने हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो उनको बेसिक चीज़ें बताई जाएं कि भाई कैसे प्रायोरिटाइज करना है इस थ्रेट को विद इन योर ओन रिसोर्सेज एंड मैन पावर। तो मेरा ख्याल है कि ये फेलियर तो है, इंटेलिजेंस फेलियर तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि मेन इंस्ट्रूमेंट है इंटेलिजेंस अगेंस्ट टेररिज्म और उसको काउंटर करने के लिए। अगर इस एरिया में लोग फिर रहे हैं, मैंने आपको 3-4 वाक़यात सुनाए हैं, इसका मतलब है कि इस एरिया में लोग मौजूद हैं और मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, लेकिन उस पर उतना एक्शन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए बिफोर हैंड। और थ्रेट असेसमेंट उसके मुताबिक होनी चाहिए। उसकी वजह शायद ये है कि फोकस और तरफ है, 4 जगह आपकी जो डिवाइड हुई हुई है तवज्जो, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह है। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो नवीद इलाही साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए, कीमती राह करने के लिए। और यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर भी करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर जारी है, उसी से मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही थी कि क्या वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, किस तरह अपनी पॉलिसी को क्लियर किया जा सकता है। काफ़ी हद तक हमने डिटेल बात की है। सितार खान साहब से जानना चाहेंगे, सर पाकिस्तान के अंदर ये मामला रोटेशन के साथ साथ आए दिन हम देखते हैं, 4 महीने 6 महीने के बाद कभी बलूचिस्तान, कभी KP के, कभी फाटा के इलाके, कभी सेंट्रल हब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर भी दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं। हमारी पॉलिसीज़ होनी क्या चाहिए, किस तरह टैकल करें इस दहशतगर्दी के खात्मे को ख़त्म करने के लिए? नहीं, असद साहब, यहाँ होता है कि तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में,
दुनिया का रिएक्शन अभी आना है। सबको पता है कि तालिबान ने जाके अफगानिस्तान में, काबुल में अपनी हुकूमत बनानी, ऑब्वियस बात थी। अमेरिका खाम में एमिनी डायलॉग कर रहा था तालिबान के साथ। अमेरिका को पता चल गया था कि यूं ही वो निकलेगा वहाँ से, ये तालिबान ही हैं जिन्होंने आके, जिनकी हुकूमत बन जाएगी। अब वो अभी दुनिया का रिएक्शन आना था, और हमारे जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने डेलीगेशन पकड़ा और जहाज़ में उड़े हैं और जाके अफ़गानिस्तान पहुंच गए। दुनिया को दिखा रहे हैं कि जनाब ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए हैं ये अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। अब भुगत लें, आज हम इनके साथ हैं। पता नहीं क्या उस वक्त क्या जल्दी पड़ी हुई थी दुनिया को बताने की कि जी अगर कोई शक व शुबा रह गया तो दूर कर लें, हम हैं इनके साथ। अब वो देखें, वो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ उनका रहना, हमारे साथ होना, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ जाता है। आप क्या जाके दिखा रहे थे, क्या आपकी इंटेलिजेंस थी, क्या आपके मामला थे, चीज़ों को समझ नहीं सके, परख नहीं सके कि ये एक दिन ये वक्त आएगा। आप जाके कह रहे हैं दुनिया हमारी शक्ल देख रही है, और हम लोग अपनी हुकूमत की तरफ देख रहे थे, वो खामोश बैठी हुई थी। वो कहते हैं जी इनके सामने तो हम भी नहीं बोल सकते, हुकूमत में रहते हुए नहीं बोल सकते। अब ये अजीब सा हम तमाशा करते हैं दुनिया के सामने, फखरिया अंदाज में जाते इस तरह हैं जैसे पता नहीं क्या है, इसके बाद पाकिस्तान में खुशहाली का सैलाब आ जाएगा। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में इमर्ज होगा, एक और तरीके से इमर्ज होगा कि जनाब ये वही तालिबान है जिसको 15-20 साल आप घसीटते रहे, यही वो तालिबान है जिसके साथ हम थे, आज यही तालिबान दोबारा हुकूमत में आ गए। जनाब पहुँच गए थे जनरल फैज़ हमीद साहब। अब समझ नहीं आती, पाकिस्तान का डेलीगेशन जाए, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जाए, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाए, तो समझ में भी आती है कि कोई गया है, लीडरशिप में कोई गया है। ये जनरल फैज़ हमीद साहब जहाज़ उठाया, पहुंच गए उधर सर, और सारी दुनिया में इसका चर्चा था। बिल्कुल ऐसे ही सितार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय से हमें। और पाकिस्तान के अंदर ये एक रवायत रही है कि पुरानी गलतियों के खमियाजे मौजूदा दौर की जो अवाम है वो भुगतती आ रही है। बेहतर पॉलिसीज़ का इनकाद होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हम ऐसी चीज़ों से बच सकें और पाकिस्तान को एक स्टेबलाइज मुल्क के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।